व्हाट इज IS2? इन्वेंट्रीज क्या है और इन्वेंट्रीज को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। वेलकम टू काउंटिंग विद MH। माय नेम इज मोहम्मद हमजा, CA फाइनलिस्ट। तो जो न्यू टू काउंटिंग है उनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन। IS का मतलब होता है इंटरनेशनल काउंटिंग स्टैंडर्ड। इंटरनेशनली काउंटिंग के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं जिसमें से IS2 है, और IS2 अप्लाइज टू ऑल इन्वेंट्री। IS2 तमाम इन्वेंट्रीज जो एक बिजनेस के पास पड़ी हैं उन पर अप्लाई होता है। किन पर नहीं होता? बायोलॉजिकल एसेट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और कुछ ऐसे एसेट्स जिनके लिए अलहदा स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं काउंटिंग में। अगर फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए एक अलहदा स्टैंडर्ड बनाया गया है तो IS2 को उस पर अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इन्हें IS2 से एक्सक्लूड किया गया है या इन पर IS2 अप्लाई नहीं होता। तो IS2 को बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेजर एंड रिपोर्ट इन्वेंटरीज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू इंश्योर कंपैरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी अक्रॉस द कंपनीज ग्लोबली। तो इन्वेंट्री को मेजर और रिपोर्ट ऐसी अमाउंट पर करना जो कि एक्यूरेट शो कर रही हो कि इन्वेंट्री आपके पास पड़ी है तो कितनी अमाउंट की पड़ी है। और सेकेंडली कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करना कि अगर कंपनी ए भी IS2 को फॉलो कर रही है, कंपनी बी भी IS2 को फॉलो कर रही है, तो फिर दोनों की इन्वेंट्रीज को कंपेयर करना एक बेहतर मुआवजा होगा या बेहतर एक अमाउंट या बेहतर आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा होगा। तो नेक्स्ट है डेफिनेशन इन्वेंट्रीज की। इन्वेंट्रीज होती क्या है? एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो चीजें आपने सेल करने के लिए रखी हुई हैं, आपके पास अभी सेल नहीं हुई लेकिन सेल करने के लिए पड़ी हुई हैं, या फिनिश प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, वो होती है हमारी इन्वेंट्री। एक और चीज भी इन्वेंट्री में आती है कि कोई चीजें आपने परचेज की हुई हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग में यूज करने के लिए, तो जो चीजें आपके पास पड़ी हैं मैन्युफैक्चरिंग में यूज होने के लिए वो भी आपकी इन्वेंट्री। नेक्स्ट है हमारी NRV, नेट रिलायबल वैल्यू। तो इसको कैलकुलेट करते हैं एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस कॉस्ट टू सेल। इस फार्मूले के जरिए NRV को कैलकुलेट किया जाता है। अगर कोई कॉस्ट रिपेयर आ रही है, फॉर एग्जांपल हमारी इन्वेंट्री डैमेज हो गई तो उसे रिपेयर करने के लिए कॉस्ट आई, तो वो भी यहाँ से लेस हो रही होगी और NRV कैलकुलेट की जा रही होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्ट के बारे में। परचेज कॉस्ट, अदर कन्वर्जन कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट जो भी डायरेक्टली यूज हुई हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो तमाम कॉस्ट को एड अप करके एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट की जा रही होगी। तो IS2 कहता क्या है या IS2 के तहत हमें करना क्या होता है? ये लिखा हुआ है इन्वेंट्री शुड बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। IS2 कहता है कि आपकी इन्वेंट्रीज को लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV पर रिकॉर्ड होना चाहिए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट होना चाहिए। NRV क्या चीज है ये मैंने आपको बता दी, कॉस्ट क्या चीज है ये मैंने आपको बता दी। किसी भी प्रोडक्ट के लिए हमें पहले NRV को कैलकुलेट करना होता है, कॉस्ट को कैलकुलेट करना होता है, फिर इन दोनों का कंपैरिजन देखना होता है कि इनमें से कम अमाउंट किसके अकॉर्डिंग बन रही है, और जो कम अमाउंट है फॉर एग्जांपल अगर कॉस्ट के तहत बन रही है तो हमने उसे कॉस्ट पर ही प्रेजेंट करना होता है। नेक्स्ट है वाई। ऐसा हमने क्यों करना होता है? क्या जरूरत है कि हमें लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV पर रिकॉर्ड करने की? सिंपली कॉस्ट पर पड़ा है तो हम कॉस्ट पर भी तो रहने दे सकते हैं। तो ऐसा किया जाता है ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स को प्रिवेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी कॉस्ट थी 30, तो ये एक बोर्ड मार्कर 30 रुपीज पर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पड़ी होगी, लेकिन आज हम इसे सेल करने जाएं तो ये होगी 25 की, तो फिर एक्यूरेट फिगर तो नहीं शो हो रही। इसलिए इसको एक्यूरेट फिगर पर लाने के लिए 25 पर लाया जाता है कि ये जितने की सेल हो रही होगी उतने में ही प्रेजेंट किया जाए। तो ये ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट से बचाती है, क्योंकि अगर 30 पर रिकॉर्ड होती तो 5 से ओवर स्टेट हो जाता। ये लिखा है इफ मार्केट वैल्यू ड्रॉप्स बिलो कॉस्ट, मतलब कि कॉस्ट 30 है और NRV 25 है, तो हमें इसे 25 पर ही रिकॉर्ड करना होगा। फिर है कॉस्ट फार्मूलाज अलाउड। कौन कौन से कॉस्ट फार्मूलाज अलाउड हैं हमें IS2 में फॉलो करने के लिए? पहला है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो स्टॉक आपने पहले खरीदा वो आपने पहले सेल करना है, जो स्टॉक आपने बाद में खरीदा उसको आपने बाद में सेल करना है। फिर है वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। इसमें हमें पहले या बाद वाला कोई सीन नहीं होता या कोई चक्कर नहीं होता, बल्कि हमने जितनी भी परचेजेस की हैं उसकी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट करके एक एवरेज रेट निकाल लेना होता है और हमें उसी पर ही सेल करना होता है जो हमारा लेटेस्ट एवरेज रेट आ रहा होता है। इसमें एक मेथड होता है लाइफो, उसे डिसअलाउ किया गया है या उसे हमें अप्लाई नहीं करने दिया जाता IS2 में, वो है लाइफो मेथड। लाइफो मेथड होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो स्टॉक आपने लास्ट में बाय किया उसको आपने पहले सेल करना, तो ये हमें अलाउ नहीं है फॉलो करने का। हम इन दोनों में से ही किसी एक को फॉलो कर रहे होंगे। ये बिजनेस की अपनी मर्जी है कि वो कौन सा फॉलो कर सकता है।
नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। IS2 के तहत कौन कौन से एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जा रहा होगा। तो पहला एक्सपेंस है रिटर्न डाउन टू NRV। कोई भी अमाउंट हमें राइट डाउन करनी पड़ी NRV तक पहुंचने के लिए। 30 मार्कर थी, हमें 25 तक पहुंचने के लिए 5 रुपए की अमाउंट राइट डाउन करनी पड़ेगी। तो ये हमारा एक्सपेंस होगा, हम इसे एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे होंगे रिटर्न डाउन टू इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग। एंड नेक्स्ट है इन्वेंट्री लॉसेस। कोई भी हमारी इन्वेंट्री लॉस हो गई, कोई भी हमारी इन्वेंट्री गुम हो गई या डैमेज हो गई, तो वो भी हमारा एक लॉस है, वो भी हमें एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करने की इजाजत है और हम उसे एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर है डिस्क्लोजर। ये किसी भी स्टैंडर्ड्स का अमूमन एक इम्पोर्टेंट तरीन हिस्सा होता है कि कौन सा डिस्क्लोजर देना है, कौन कौन सी चीजें आपने डिस्क्लोज करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो पहली चीज है अकाउंटिंग पॉलिसी यूज्ड। कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी आपने यूज की है IS2 के अंदर। उनमें से ये एक होगी कि आपने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी के तहत अपनी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्रीज। कौन सी अमाउंट पर आपकी इन्वेंट्रीज बुक्स में पड़ी हैं, ये आपने डिस्क्लोज करना होता है। कैरिंग अमाउंट का मतलब ये होता है कि आप किस अमाउंट पर अपनी बुक्स में इन्वेंट्रीज को कैरी कर रहे हैं, किस अमाउंट पर कैरी कर रहे हैं, तो वो है कैरिंग अमाउंट। और हमने ये डिस्क्लोज करना होता है कि हमारी इन्वेंट्रीज की कैरिंग अमाउंट क्या है। और थर्ड वन है एक्सपेंस। रिकॉग्निशन इज एन एक्सपेंस। जो भी हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया लॉस की वजह से या राइट डाउन की वजह से, वो भी हमें डिस्क्लोज करना होता है। इन लास्ट मैंने एक एग्जांपल ड्राफ्ट की है ताकि जो भी हमने पढ़ा है ये सारा समरी के तौर पर एक दफा रिवाइज हो सके। तो इसमें है बाय गुड्स फॉर 1000। मैंने ये एक बोर्ड मार्कर $1000 की खरीदी और इसकी सेलिंग प्राइस है 1200। तो आप कहेंगे सर इसकी तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो हमें राइट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है या NRV कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहले पूरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर देखते हैं। सेलिंग कॉस्ट आर 300। इस बोर्ड मार्कर की सेलिंग प्राइस तो 1200 है, लेकिन इसकी सेलिंग कॉस्ट, इसको कॉस्ट सेल करने के लिए हमें जो कॉस्ट करना पड़ेगी वो है 300 रुपीज। तो NRV के फार्मूले में हम जब इसे पुट करेंगे तो हमारी NRV आएगी 900। ये 1200 है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल, यहाँ पर माइनस की गई है, इसी तरह माइनस की तो 300। हमारे पास NRV आ गई 900 जबकि हमारी कॉस्ट है 1000। तो आप खुद ही देखिए कि इनमें से कंपेयर करना पड़ेगा और हमें राइट डाउन करना पड़ेगा 100 रुपीज ताकि हम अपनी इन्वेंट्रीज को NRV पर अपनी बुक्स में शो कर सकें। तो पहला डिस्क्लोजर हो गया कॉस्ट पर 900 कि हमारी इन्वेंट्रीज की वैल्यू 900 है, तो हम 900 पर ही बैलेंस शीट में शो करवा रहे होंगे। जबकि हमारा 100 एक्सपेंस हो गया, ये भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करवाएंगे कि हमारा रिटर्न डाउन टू इन्वेंट्री एक्सपेंस कितना है। तो इससे पता चल सकता है कि हमारी इन्वेंट्रीज की वैल्यू कम हो गई है मार्केट में, और जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं वो यहाँ से अपना एस्टिमेट लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अगर कोई चीज कंफ्यूज कर रही है या सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सके तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब